हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लाइट वेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, तो किस तरह से लाइट वेव्स ट्रैवल करती हैं, इसके कंपोनेंट क्या हैं, एनर्जी क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। एम्पियर्स लॉ इज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आपका एम्पियर्स लॉ है। मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स हैं C1 C2 एंड दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Consider a parallel plate capacitor with plates C1 and C2 with plates C1 and C2 connected to a battery. Connected to a battery. मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं C1 और C2 कैपेसिटर की, और कैपेसिटर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी है। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, यानी कोई करंट फ्लो करेगा। मैंने इसको IC लिख दिया, C फॉर कंडक्शन, यानी जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे एक कंडक्शन करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ओके, चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ओके, जैसे ही चार्ज आएगा, थोड़ा सा भी चार्ज आएगा इधर C1 पर, मान लीजिए ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, तो C1 C2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा C1 C2 पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, चेंज होगा। मेनली हमारा कंसर्न यहाँ चेंज से है। ओके, कि जो आप जैसे जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स भी बढ़ता जाएगा, और मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है। ओके, तो अब हम यहां लिखेंगे व्हाइल चार्जिंग द कैपेसिटर ए करंट IC विल फ्लो इन द सर्किट। व्हाइल चार्जिंग द कैपेसिटर a current IC will be flowing in the circuit। क्योंकि अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी होगा। बिटवीन द प्लेट C1 एंड C2 देयर इज नो कंडक्शन करंट, लेकिन C1 C2 के बीच में कोई भी कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कोई मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि वो डिफ्लेक्शन शो करती है। हमने क्या कहा कि C1 C2 के बीच में कोई करंट IC, कंडक्शन करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, तो इस वजह से करंट की वजह से यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड होना नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर अगर एक कंपास नीडल को रखा गया तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इट मीन्स कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। अब ये भी हमें पता है यहाँ कंडक्शन करंट नहीं है, तो कंडक्शन करंट की वजह से तो होगा नहीं, तो यानी कोई दूसरा सोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड का जिसकी वजह से ये कंपास नीडल
डिफ्लेक्शन शो कर रही है। और वो दूसरा सोर्स क्या है? वो दूसरा सोर्स है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन C1 एंड C2। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन C1 एंड C2। चेंजिंग कैसे? मैंने बताया था कि जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट होगी तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ हो, चेंज तो हो ही रहा है। तो ये चार्जिंग की ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है बढ़ने की फॉर्म में, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बिटवीन द प्लेट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। ओके, तो अब मैंने जो अभी आपको बताया हम उसको लिखते हैं। ओके, इन द सर्किट बिटवीन द प्लेट C1 एंड C2 no conduction current is flowing between the plates C1 and C2, no conduction current is flowing, no conduction current is flowing, but if we place a magnetic compass in the region between the plates, but if we place a magnetic compass needle between the plates, it shows deflection. Between the plates, it shows deflection. It shows deflection. It means between the plates non-zero magnetic field है। Okay, so it shows deflection. So there is a non-zero magnetic field between the plates of capacitor. So there is a non-zero magnetic field between plates of capacitor. There is a non-zero magnetic field between plates of capacitor. Since no conduction current is flowing between the plates, since no conduction current is flowing between the plates, since no conduction current is flowing between the plates, so there must be some other source of magnetic field. So there must be some other source of मैग्नेटिक फील्ड। और ये अदर सोर्स क्या है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो लिखेंगे हम यहां दिस सोर्स इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, changing electric field between plates of capacitor during charging, between plates during charging of capacitor, charging of
capacitor. Okay, so a changing electric field produces magnetic field. So a changing electric field produces magnetic field. तो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना मैक्सवेल इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. टू एक्सप्लेन this phenomena Maxwell as a scientist, Maxwell introduced the concept of displacement current. Displacement करंट को हम ID से लिखेंगे. ओके, ID से लिखेंगे. एंड ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e बाय dt. phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. phi e इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक, तो जो आपका एम्पियर्स लॉ है वो मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो पहले था इक्वेशन 1 में म्यू नॉट आई, तो आई क्या है? सिर्फ कंडक्शन करंट है. लेकिन यहां क्या हो रहा है? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्शन करंट, इसका इफेक्ट कैसे पास ऑन हो रहा है C1 से C2? ID के थ्रू. ID के थ्रू जो इफेक्ट है वो बिटवीन द प्लेट्स पास ऑन हो रहा है. तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ विल बी इंटीग्रल B dot dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID. तो जो पहले सिर्फ I था वो कंडक्शन करंट था, तो अब हम इसको IC प्लस ID लिखेंगे. ओके, ID क्या है आपका? एप्सिलॉन नॉट d phi e बाय dt. ओके, ऑलराइट, एंड दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. This is called Ampere circuital law. तो स्टूडेंट, ये था आपका कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का, और यहां हमने सीखा कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इससे पहले जब आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहां क्या था? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही थी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या था? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी था. तो वहां चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, यहां चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. अब हम प्रूव करेंगे कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो करंट की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है. यहां पर क्या है? चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है C1 C2 पर. तो हम एक ऐसी ही सिचुएशन लेंगे जिसमें आ करंट की वैल्यू कुछ और रही है, जा कुछ और रही है. तो दोनों में अगर मान लीजिए इधर I1 आ रहा है और इधर I2 जा रहा है, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है इनसाइड दिस सिस्टम, और हम प्रूव करेंगे कि वो जो अंदर चार्ज है एक्यूमुलेट हो रहा है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करंट की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करेगा. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट.
Okay, so next is continuity of current. Continuity of current. मान लीजिए आपके पास ये कोई वॉल्यूम है, इसमें I1 करंट एंटर करता है और I2 एग्जिट करता है. लेट ए करंट I1 enters a volume and I2 leaves the volume. तो amount of charge accumulate in the volume, amount of charge accumulated in the volume in time dt is, क्या होगा, टाइम dt में चार्ज कितना एंटर करेगा, I1 dt एंटर करेगा क्योंकि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, और एग्जिट करेगा I2 dt. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो अंदर चार्ज एक्यूमुलेट होगा डी क्यू इनसाइड. ओके, ये हो जाएगा आपका. तो यहां से लेट ये इक्वेशन 1 है, तो डी क्यू इनसाइड बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, I1 माइनस I2. लेट ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है. अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, ये होता है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप ई डॉट डी एस. तो गॉस लॉ से ये किसके इक्वल है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के. ओके, तो फाई ई इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब क्या करना है, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा डी फाई ई बाई डी टी इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नोट, क्योंकि एप्सिलॉन नोट कॉन्स्टेंट है, तो डी क्यू इनसाइड बाय डी टी. तो यहां से डी क्यू इनसाइड बाय डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाय डी टी आ गया आपका. अब डी क्यू इनसाइड बाय डी टी क्या है, I1 माइनस I2. मैं इसके बाद इधर लिख देता हूं, यहां नीचे शायद वीडियो अच्छे से ना आए. तो डी क्यू इनसाइड बाई डी टी इक्वेशन 2 से ये है I1 माइनस I2 के इक्वल. और ये जो एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी है, ये किसके इक्वल है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है. ये राइट हैंड साइड में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ID. तो I1 इक्वल टू I2 प्लस ID. तो ये देखिए कि जितना करंट एंटर किया था दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस जो बाहर जा रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या करता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट को प्रूव करता है. तो स्टूडेंट, ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, डिस्प्लेसमेंट करंट. अब हम मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशन है और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. तो उसके लिए मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं. स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस. मैक्सवेल इक्वेशंस, हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं. पहली है गॉस लॉ, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट.
सेकंड है गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म वो क्या था, B डॉट डी एस इक्वल टू 0, B डॉट डी एस इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये है इंटीग्रेशन और द क्लोज्ड लूप B डॉट डी एस इक्वल टू 0। थर्ड है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, तो फैराडेज लॉ क्या था, इंटीग्रल E डॉट डी एल इज माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई बी लिख दिया मैंने इसलिए इसको। और ये किसके इक्वल था आपका, दैट वाज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज माइनस डी फाई बाई डी टी। ये क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 0, और ये था आपका गोस लॉ। तो अगर आपको एक्सप्लेन भी करना हो तो क्या करना है, वही सेम डेफिनेशन लिखनी है, गोस लॉ की, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म की, फैराडेज लॉ की, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और फोर्थ है आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जो आपने अभी अभी पढ़ा है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो इंटीग्रल B डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई सी प्लस आई डी क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये है आपकी 4 मैक्सवेल इक्वेशंस जो आप चारों पढ़ चुके हैं। ओके, तो इनमें से 2 तो सरफेस इंटीग्रल है, पहले 2 तो, और लास्ट के 2 लाइन इंटीग्रल हैं, डीएल। ओके स्टूडेंट, तो ये था मैक्सवेल इक्वेशंस, और इसके साथ ही मैक्सवेल इक्वेशंस का ये कंप्लीट हो गया। आपको अगर इनके बारे में डिटेल में लिखना है तो जो आपने पहले पढ़ा है, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो वही आप लिख देंगे अगर आपसे एग्जाम में डिटेल पूछी जाती है तो। इसके साथ ही आज की हमारी ये क्लास यहीं पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।